नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उद्गार क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का मांग था कि सर हमें आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आइए, इसलिए हमने आपके बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के मोस्ट VVI प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और 2025 में पूछे जाने वाले हैं, उसे आज हम कवर करेंगे। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ किसी भी ऑब्जेक्टिव को हमें रटना नहीं है, उसे हमें माइंड में सेट करना है, बेसिक टू एडवांस समझना है, कन्फर्मेशन होनी चाहिए। और दोस्तों जब माइंड में सेट होगा तो हम कितना भी उल्टा के प्रश्न दे दे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से परीक्षा में पूछ दिया जाता है। जब हमारे माइंड में यह सेट रहेगा तो हम उसका सही जवाब और सही उत्तर दे पाएंगे। और दोस्तों देखिए, टॉपर जो होते हैं वो ट्रिकी वे से पढ़ते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ। टॉपर जो है ट्रिकी वे से पढ़ते हैं, यानी कि हम सब क्या करते हैं कि हम सब याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लेते हैं। और एक बार जब कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाता है तो उसके बाद कोई भी प्रश्न आ जाए उसका वह सही जवाब दे देते हैं। इसलिए दोस्तों कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसे तो आप पढ़ेंगे ही, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो जिसमें आपदा प्रबंधन हो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन के सभी ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से सही तरीके से पढ़ाई करते रहे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए, टॉपर बने और रैंकर बने, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को यह कह देना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी बोर्ड परीक्षा की जब तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक समय सीमा के अंतर्गत हमें इतने विषय के इतने चैप्टर को पढ़ना होता है, क्योंकि एक टारगेट लेकर लोग चलते हैं कि नहीं हमें इतने समय में इतना पढ़ना है। तो क्या होता है, SST जो है बहुत भागों में डिवाइज्ड है, यानी कि बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं SST में। इसमें SST में जैसे आपको हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति विज्ञान है, तो इस सब को हम पढ़ते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। और जब आपदा प्रबंधन से बोर्ड में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हमने आपके समस्या को देखते हुए इस वीडियो को सेपरेट तरीके से बनाया है, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव को देखना ना पड़े, क्योंकि कहा हर रोग की एक दवा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आपदा प्रबंधन से निश्चिंत होने वाले हैं। और दोस्तों कहा एक भूल करे नुकसान छीने रोजी रोटी कपड़ा और मकान। यानी आपदा प्रबंधन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तो आपदा प्रबंधन की थोड़ी बातें हो जाए कि आपदा प्रबंधन जो है यानी कि जो आपदा आने वाली है उससे आखिर कैसे बचा जाए, इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कोई भी आपदा आती है तो जान माल की क्षति, बड़े पैमाने या छोटे पैमाने में जान माल की क्षति होती है, तो उस क्षति को
क्षतिपूर्ति में कैसे बदला जाए, इसी यानी क्षति जो हुआ उसको कैसे ठीक किया जाए और कैसे उसकी तैयारी की जाए, इसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं और हम आज पूरा ऑब्जेक्टिव को करेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो से सिर्फ आप बोर्ड परीक्षा में नहीं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे जो आप देंगे उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हमने इस नोट्स का बगल में उत्तर भी दिया है जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि किसी भी गाइड किसी भी नोट से हम पढ़ते हैं तो उसका आंसर की रहता है, तो हम आंसर की देख के निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हम कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का मूल मंत्र है, यानी कि बेसिक टू एडवांस और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही तौर पे पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए उसके फंडामेंटल को जानना ज़रूरी होता है, यानी आधारभूत जो है। पहले आप फंडामेंटल जानिए, फंडामेंटल जानने के बाद उसमें अपनी क्रियाओं को जोड़िए, तब वह होता है बेस्ट। यानी कि जो उसके बाद जो आप करेंगे वह होगा बेस्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से जानेंगे कि अपने आप ही आप सभी को याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है आप सभी का दोस्तों। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारण या कारक है, यानी जो सुखाड़ होता है दोस्तों उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो ए ऑप्शन है जल वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया। तो यानी कि दोस्तों भूकंप से कभी सुखाड़ की स्थिति तो नहीं आ सकती, बाढ़ तो बाढ़ ही है, इससे कैसे सुखाड़ स्थिति आएगी। डी है ज्वालामुखी क्रिया, इससे भी सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जल वर्षा की कमी। यदि दोस्तों आपसे पूछे कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे दोस्तों? तो जल वर्षा की कमी। क्या देंगे दोस्तों उत्तर? जल वर्षा की कमी। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और उठता है कि सुखाड़ की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो यानी कि सुखाड़ हम कैसे कहेंगे कि इस क्षेत्र या क्षेत्र सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो यानी कि यह वर्षा पे डिपेंड करता है। सुखाड़ जो है किस पे डिपेंड करता है? वर्षा पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जब वर्षा जल किसी क्षेत्र में 76 सेंटीमीटर से कम हो, कितने सेंटीमीटर से कम दोस्तों? तो 76 सेंटीमीटर से जब वर्षा कम हो तो हम कहेंगे वहाँ सुखाड़ की स्थिति है। यानी 76 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ हो रही है वहाँ सुखाड़ की स्थिति है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ सजेस्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, हमने इस नोट्स में इसके साइड में लिखा है कि यह कब कब पूछा गया था। यानी कि आप देखिए दोस्तों, पढ़े वही जो परीक्षा में आए, ये एक स्लोगन है। तो यानी कि सही ही बात है, पढ़ना वही चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वह सबसे इजी वे है पढ़ाई करने का। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर तो सभी चीज़ क्लियर। तो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है।
यानी कि जो दोस्तों आप नदी देखते हैं उसमें बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है नदी की तली में अवसाद का जमना, सी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो नदियों में दोस्तों देखते होंगे बाढ़ आने का कारण जल की अधिकता भी होती है, नदी की तली में अवसाद का जमना भी होता है, सी वर्षा की अधिकता भी होती है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आखिर देश है कि जो बाढ़ प्रभावित है, कौन सा देश है जो बाढ़ प्रभावित है। तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। यानी जब पूछे दोस्तों सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है, तो आपका आज क्या जवाब होगा दोस्तों? बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो कभी कभी यह परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी पाकिस्तान। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पूर्वी पाकिस्तान। और दोस्तों देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? तो ढाका है। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? तो ढाका है। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, चाहे तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो रहा है जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों ये सब तो मोस्ट वीवीआई है ही, लेकिन इससे जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है वो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, अथवा बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि दोस्तों इसमें कहने का तात्पर्य है कि बिहार का कौन सा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ प्रवण है। तो ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है दक्षिण बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिम बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर बिहार। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर बिहार। यानी दोस्तों जब पूछे बाढ़ प्रवण क्षेत्र तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तर बिहार। क्या होगा दोस्तों? उत्तर बिहार। और इसी में जब दोस्तों पूछे कि सूखे की स्थिति से बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो क्या होगा दोस्तों? दक्षिण बिहार। सूखा की स्थिति पूछे तब दक्षिण बिहार। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पांचवा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है। देखिए दोस्तों मैंने अभी बोला और अभी यह क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे अन्य क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट से ही सब चीज़ है। तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो जैसा कि मैंने दोस्तों बोला सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण बिहार। क्या होगा दोस्तों? दक्षिण बिहार। यानी कि दोस्तों जब सूखा प्रवण पूछे तो होगा दक्षिण बिहार। इसे आपको याद रखना है। आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर छठा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। यानी कि आपदा जो प्रबंधन हम करते हैं जिससे जान माल की क्षति ना हो, तो उसका प्रमुख घटक क्या है? तो ए ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, बी ऑप्शन है स्वयंसेवी संगठन, सी ऑप्शन है गांव व मोहल्ले के लोग, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब आपका दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सातवां नंबर प्रश्न सूखा किस प्रकार का आपदा है। यानी कि जो सूखा है किस प्रकार का आपदा है, सूखा किस प्रकार का आपदा है। यानी दोस्तों देखिए
सुखाड़ जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्षा पे। और वर्षा हम स्वयं नहीं ला सकते, यह प्रकृति के द्वारा लाया जाता है। वर्षा जो है प्रकृति ही ना देती है। तो यानी कि मतलब है सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? तो यानी कि यह प्राकृतिक आपदा होगा। ऑफ कोर्स दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पूछे जब सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है 8वां नंबर प्रश्न, बाढ़ क्या है? यानी कि बाढ़ जो है वह क्या है? तो ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी है सामान्य आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि दोस्तों बाढ़ कब उत्पन्न होगा? जब वर्षा की जल की अधिकता हो जाएगी। यानी वर्षा जल जब किसी क्षेत्र में अधिक हो जाएगा तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी वर्षा जो है किसके द्वारा लाया गया? तो प्रकृति के द्वारा लाया गया। तो बाढ़ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। 9वां नंबर प्रश्न, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? तो ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों देखिए जब बाढ़ आता है तो फसलों को भी हानि होती है, बी पशुओं को भी हानि तो होती ही है, सी भवनों को तो होती ही है हानि, इसे तो हम जानते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी को। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी को। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है 10वां नंबर प्रश्न, कृषि सुखाड़ होता है। यानी कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जल के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। यानी कृषि सुखाड़ किससे होता है? जल के अभाव के कारण। आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। 11वां नंबर प्रश्न कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। यानी कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो ए ऑप्शन है वर्षा जल संचयन करना, बी ऑप्शन है नदियों को आपस में जोड़ना, सी ऑप्शन है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संग्रहण करना। वर्षा जल संग्रहण करना। यानी कि दोस्तों देखते होंगे आप मॉडर्न डे में जहाँ जहाँ सूखे की स्थिति है वहाँ लोग अपने छतों पे वर्षा जल संचयन करते हैं। यानी राजस्थान में, और इसे हमारे देश में, भारत देश में विभिन्न राज्यों में वर्षा जल संचयन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसके परिवेश के अनुरूप नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों राजस्थान में लोग छत के ऊपर वर्षा जल संचयन करते हैं तो उसे हम कहते हैं टांका। क्या कहते हैं दोस्तों? टांका। यानी कि इसी प्रकार कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ सूखे की स्थिति है, दक्षिण बिहार हो गया अपना, उत्तर बिहार में हो गया राजस्थान, तो ये कुछ राज्य हैं जो वर्षा जल संचयन करते हैं। वर्षा जल संचयन को विभिन्न विभिन्न नामों से हम जानते हैं। तो 12वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। 12वां नंबर प्रश्न, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। यानी कि बिहार में जो जिससे बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति होती है, यानी त्रासदियों में से एक है। ए है भूस्खलन, बी है चक्रवात, सी है बाढ़, डी है सुखाड़। यानी कि दोस्तों देखिए इस पे बताया जा रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, बाढ़। यानी कि बिहार जो है वह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और उत्पन्न हो रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को। इसे दोस्तों आपको याद रखना है।
क्योंकि दोस्तों और ये क्वेश्चन जो है बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। यह क्वेश्चन जो है यह यूपीएससी जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इससे और क्वेश्चन भी उत्पन्न हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, मैं जो आपको प्रश्न अलग से बता रहा हूँ उसे भी चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी मोस्ट वीवीआई है जो आपको सदैव साथ देगा। क्योंकि दोस्तों ज्ञान ही है जो हमें सदैव साथ देता है। दौलत, शोहरत, सीरत, ये जो है दोस्तों इसके लिए आज व्यक्ति भाग रहा है कि नहीं हमें दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, मतलब भाग रहा है। लेकिन यह आता है और जाता है, मतलब आज है कल नहीं। लेकिन ज्ञान जो एक ऐसी चीज़ है जिसके पास है उससे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो दामोदर नदी। और एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित है दोस्तों, आप कंफर्म हो जाइए। हम चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल यह चाहता है कि बच्चे से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सब पढ़ ले। ताकि देखिए दोस्तों एक इस वीडियो को आप पूरा पढ़ लिए और कवर कर लिए और समझ लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपदा प्रबंधन से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं कह रहा था पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी। और दोस्तों एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है। यानी कि बोर्ड परीक्षा में 2024 बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया था दोस्तों, यह प्रश्न आया था जो कि एक यूनिक प्रश्न है कि असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है। असम एक राज्य है दोस्तों, तो असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का अशोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 13वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। यानी कि बिहार के आखिर कितने जिले हैं जिसमें आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। ए ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 7। यानी कि कितने जिलों में बिहार के आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं और आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना उन सभी ज़िलों में है। यानी कि तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। यानी कि बिहार के 38 ज़िलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। कितने ज़िलों में, तो 38 ज़िलों में। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। यानी कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है सतलज। यानी कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सतलज। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ये 2025 में आ सकता है, मैं सजेस्टेड कर रहा हूँ। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर दोस्तों आपका कंफर्म हो गया होगा कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पर। किस नदी पर, सतलज नदी पर। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक टू एडवांस। तो 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ उत्पन्न करके विभीषिका का कार्य कौन नदी कर रही है। तो ए ऑप्शन है दामोदर, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है
कोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का दामोदर। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। तो उसी क्वेश्चन को बस पलटा दिया है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है, तो दामोदर, बस पलटा दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि माइंड में सेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट सेट, तो सभी क्वेश्चन कैसे भी पलट दें हम सही जवाब करके आएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। तो महासागर में जो तली में कंपन उत्पन्न होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का सुनामी। यानी कि देखिए दोस्तों कितने वर्ष पूछा गया है, कितने वर्ष। देखिए दोस्तों महासागर के तली पे होने वाले कंपन यानी महासागर जो हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने हम नाम सुनते हैं तो वो हुए महासागर। तो महासागर जो हैं उनके तली में जो कंपन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो महासागर में यदि कंपन हुआ तो सुनामी उत्पन्न होगा, यानी इसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो सुनामी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। यानी कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ए ऑप्शन है सागर तट के निकट, बी ऑप्शन है सागर तट की से दूर, सी ऑप्शन है मैंग्रोव वन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सागर तट के निकट यदि हम मकानों को बनाएं तो वह जलमग्न हो जाएगा, जीर्ण, यानी कि वह बचेगा नहीं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। देखिए सी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों मैंग्रोव वन में, यानी कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो डेल्टाई होते हैं और डेल्टाई में मकानों का निर्माण करना संभव तो है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रयुक्त नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सागर तट से दूर। यानी सागर तट से दूर हम यदि मकान को बनाएंगे तो हम सुनामी से बच सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जो है मोस्ट VVIM में 2025 बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन सजेस्टेड करता हूँ। ये क्वेश्चन VVI, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्वेश्चन गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो यानी कि देखिए दोस्तों हम एक भूकंप की पेटी की श्रेणी रखते हैं कि नहीं कि भूकंप इसमें ज़्यादा है तो इसे जोन 1 में रख देते हैं, इससे भी ज़्यादा है तो जोन 2 में रख देते हैं, इससे भी ज़्यादा है तो जोन 3 में, यानी कि भूकंप की एक पेटी होती है। तो यानी कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों भूकंप से प्रभावित है, तो यह कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जोन 5। यानी कि जब पूछे दोस्तों कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जोन 5। क्या होगा दोस्तों, जोन 5। और दोस्तों इससे और एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि सबसे खतरनाक भूकंपीय पेटी कौन सी है। सबसे खतरनाक भूकंपीय पेटी कौन सी है, तो जोन 5। क्या होगा दोस्तों, जोन 5। इसे भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें हम भवनों की आकृति कैसी बनाएं कि हम उसके प्रकोप से बच सके। तो ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है चौकोर, डी ऑप्शन है आयताकार। तो जानते हैं दोस्तों कि आयताकार होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार। कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है
अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। यानी कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अधिकेंद्र। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत वर्ष आया है, इसे भी आपको याद कर लेना है। यानी कि पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? यानी कि सुनामी किस स्थान पे आती है? सुनामी किस स्थान पे आती है दोस्तों? ए ऑप्शन है स्थल, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है आसमान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यानी कि दोस्तों सुनामी जो है वह कहाँ आती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, समुद्र में। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का दोस्तों, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी कि भूकंप अत्यधिक कहाँ आते हैं? तो ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है आपका चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए देहरादून। और दोस्तों यदि आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे तो आप सुनते होंगे कि देहरादून में भूकंप आया है, क्योंकि देहरादून जो है नेपाल के करीब है। नेपाल में भूकंप अधिक आते हैं दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। तो यह करीब होने के कारण यहाँ अत्यधिक भूकंप आते जाते रहते हैं। यानी कि देहरादून जो है वहाँ पे भूकंप अत्यंत संवेदनशील नगर है। या यदि आपसे पूछे कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है, तो देहरादून होगा। क्या होगा दोस्तों? देहरादून होगा। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसे आपको याद करना है दोस्तों। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से आखिर हम जानते हैं? ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है एस तरंग, सी ऑप्शन है एल तरंग, डी ऑप्शन है टी तरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पी तरंग। यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहली तरंग कौन सी जाती है दोस्तों? तो पी तरंग। कौन सी तरंग? तो पी तरंग। अगली से आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यानी कि दोस्तों जो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी। इसका क्या जवाब होगा दोस्तों? सही, बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। तो यानी कि आपसे पूछे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या होगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ए ऑप्शन है 1934, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1967, डी ऑप्शन है 1990। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 1934। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट में, मैं आप एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा कि बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रभावित है?
यानी कि बिहार का कौन सा भाग बाढ़ प्रभावित है, तो आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों यदि आप अपनी राय भी चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारे YouTube चैनल का सिद्धांत है कि यदि हमारे कोई कमेंट में अपने तकलीफ़ अपनी समस्या को रखे, वो भी पढ़ाई से संबंधित, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे ताकि आप में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। कहा दोस्तों उनका नाम है उन रसूलों में, उनका नाम है उन रसूलों में जैसे गुलाब की तमाम फूलों में। यानी कि दोस्तों YouTube चैनल पे तो कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो अपनत्व की तरह पढ़ाए, अपने की तरह पढ़ाए, यानी अपने के कहने का तात्पर्य है कि लोग ऐसे पढ़ाए कि नहीं, ऐसे पढ़ाएं कि सभी समझ जाए और अपनी बातों को जहां रखने की स्वतंत्रता हो और आत्मनिर्भरता हो, वही बेस्ट है। इसलिए दोस्तों हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों भूपटल के नीचे भूकंप का जहाँ जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप केंद्र। इसे आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। यानी कि ऑप्शन आपको दिए और पूछ रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो ए ऑप्शन है समुद्री भूकंप, बी ऑप्शन है ज्वार भाटा, सी ऑप्शन है समुद्री जल का बढ़ना, डी ऑप्शन है जहाज़ों का आवागमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। यदि आपसे पूछे सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्री भूकंप, यानी समुद्र में यदि भूकंप आएगा तो सुनामी उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, समुद्री भूकंप। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, यह क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसे आपको याद करना है। याद क्या दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, हमें यह विश्वास है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है। तो सबसे खतरनाक तरंग आपका पी तरंग होगा। कौन तरंग होगा दोस्तों, पी तरंग होगा। सॉरी दोस्तों, पी तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। क्या इसे आपको याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना है। यानी 13वां नंबर प्रश्न आप सभी का पूछ रहा है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। तो ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है एल तरंग, सी ऑप्शन है एस तरंग, डी ऑप्शन है पी तरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एल तरंग। यानी सबसे खतरनाक तरंग कौन है, एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग कौन है, एल तरंग। यानी कि दोस्तों जब खतरनाक तरंग पूछे तो एल तरंग, और जब किस तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है तो पी तरंग। किस तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है तो पी तरंग। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। और दोस्तों मैं जो अलग से इससे जो क्वेश्चन निकलता है, क्रिएट होता है, मैं बोल रहा हूँ, उसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। भारत को अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। आई होप कि आप 13वां नंबर प्रश्न समझ चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। यानी कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5। यानी कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। और जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि भूकंपीय क्षेत्र जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, यानी कि सबसे
अधिक खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र कौन है? तो जोन 5। इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यानी कि भूकंप और सुनामी से बचाव का तरीका इनमें से कौन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी ऑप्शन है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना, सी ऑप्शन है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत का कार्य हेतु तैयारी, डी ऑप्शन है भगवान भरोसे बैठे रहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर प्रश्न, बी नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना। यानी कि भूकंप निरोधी भवनों का जब हम निर्माण कराएंगे तब भूकंप और सुनामी से बचाया जा सकता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न, यह क्वेश्चन दोस्तों पहले बहुत आता था बोर्ड के एग्जाम में, आने का भी संभावना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन ऐसे तो दोस्तों आप सभी के हाथों में मोबाइल आ गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक टेलीफोन। यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, इसे दोस्तों आपको याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? यानी इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? तो ए है बाढ़, बी है सुखाड़, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यानी कि देखिए दोस्तों, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो हम करते हैं मलबे में कुछ चीज़ यदि दबा हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। यानी कि मलबे के नीचे दबे हुए चीज़ों का पता लगाने के लिए हम इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग आप समझ चुके होंगे। तो यानी कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग तो हम समझ चुके, लेकिन इसका उपयोग किस आपदा में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन भूकंप। क्या होगा दोस्तों? भूकंप। यानी इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी ऑप्शन दूरदर्शन के लिए, डी ऑप्शन है संसाधनों की खोज के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूर संचार के लिए। इसका क्या होगा दोस्तों सही जवाब? दूर संचार के लिए। यानी सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो दूर संचार के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर संचार के लिए। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों देखिएगा दोस्तों, दूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है, इसका आप कई जगह देखेंगे ऑप्शन नंबर डी भी लगा रहता है संसाधनों की खोज के लिए, लेकिन दूर संचार के लिए ही आपका सही होगा। अगले नंबर प्रश्न की आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए दोस्तों ये कितने बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, कितने बार परीक्षा में पूछा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, जैसा कि दोस्तों मैं ऊपर पढ़ाया था सार्वजनिक टेलीफोन, जो कि एनसीईआरटी चेक करती है कि सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन दोस्तों देखिए जब एनसीईआरटी बुक छपी थी तब देखिए दोस्तों कोई भी बोर्ड एनसीईआरटी को मानती है
तो एनसीईआरटी के अनुसार ही चेक करती है। लेकिन एनसीईआरटी बुक यदि पहले छपी रहती है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है तो इसका इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मोबाइल। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सभी के हाथ में मोबाइल है, तो यानी कि जिससे लोग को सुविधा मिली वही हुआ लोकप्रिय साधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोबाइल। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है। ए ऑप्शन है केबल का टूट जाना, बी है टावरों की ऊंचाई में कमी, सी है संचार टावरों की दूरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन, केबल का टूट जाना। यानी कि केबल जब टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था हमारी बाधित हो जाएगी। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। यानी संचार व्यवस्था कब बाधित होगी, तो जब केबल टूट जाएगा, यानी केबल का टूट जाना। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। यानी कि भारत का कितना प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 56%। यानी कि भारत में जो है कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है, तो 56%। कितने प्रतिशत, 56%। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। दोस्तों देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ नंबरिंग गलत दिया हुआ है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, बेसिक। यानी दोस्तों देखिए, बेसिक जो है ना वो सदैव साथ रहता है। कहा किताब में भी एक किताब है, यानी कि ज्ञान के अंदर भी एक ज्ञान है। यानी किताब जब हम पढ़ते हैं तो किताब का अंत नहीं होता है। यानी कि कहा दोस्तों, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, अरसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी कि दोस्तों अभ्यास करेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। तो यानी हमें निरंतर अभ्यास करना है, कोशिश ही है जो हमारे हाथ में है, फल देना ऊपर वाले का हाथ में है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। तो यानी कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष। यानी कि रेडियो संचार तो है, हैम रेडियो भी है, सी उपग्रह संचार भी है, डी ऑप्शन अंतरिक्ष है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष। क्या होगा दोस्तों, अंतरिक्ष। अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आपदा प्रबंधन का सभी ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। और दोस्तों देखिए, आप इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब आपको आपदा प्रबंधन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्टिव को। और दोस्तों मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मोटिवेशन से संबंधित भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा कि कोशिश ही सर्वप्रथम है, इसलिए आप कहा दोस्तों 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, 100 दर जो फिरे सो दूर दूर होए, एक दर का बना रहोगे दूर दूर करे ना कोई। यानी कि किसी को यदि हम माने तो उसे हम पूर्ण रूप से माने। यानी कि यदि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए। यानी कि सहभागिता है, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ है और हम ऐसे ऐसे वीडियो और बनाएंगे तो आपके जैसे कई बच्चों का लाभ होगा। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी कामना के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए, टॉपर बनिए, रैंकर बनिए। धन्यवाद।